हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बैक विथ माय अनदर वीडियो। अब हम लोग आज फिर से टैक्स का कोई एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके सिलेबस को कवर करने के लिए। आप जैसे कि अगर मेरे वीडियोस रेगुलर देख रहे होंगे तो आपको पता है कि हम लोग कॉन्सेप्ट्स डील करते हैं, प्लस हम लोग क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं मेरे वीडियोज़ को, और ना ही आप लोग मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को ऐसे ही मोर कंटेंट चाहिए किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग में, या किसी भी क्लासेस या किसी भी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग में आपको कोई भी क्वेरीज हो, तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ बोल करके लिखें। कम्युनिकेशन होना चाहिए, तभी मुझे समझ में आएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अरे ये तो सर सुना सुना चैप्टर लग रहा है, ये तो जाना पहचाना चैप्टर है, एकदम बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जैसे कि हम लोग का 5 हेड्स होता था, हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, पीजीबीपी और कैपिटल गेन। ये चारों हेड्स में जो नहीं आते वो कहाँ आते हैं? अदर सोर्सेज में आते हैं। लेकिन कुछ एक्सक्लूसिवली यहाँ पे टॉपिक्स है जो कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कवर किया जाता है, तो एक एक करके हम लोग डील करेंगे। तो जो सबसे पहले हम लोग डील करने वाले जो कि इम्पोर्टेंट है, वो हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है डिविडेंड। क्या है हम लोगों का सर? इम्पोर्टेंट डिविडेंड। ठीक है, तो ये जो डिविडेंड है हम लोगों का सर ये इम्पोर्टेंट है। पहले ऐसा क्या होता था, आज से 2 साल पहले क्या होता था कि डिविडेंड में जब भी कंपनी डिविडेंड इशू किया करती थी, तो उससे पहले कंपनी के ऊपर ये एक लाइबिलिटी था कि बिफोर इशूइंग डिविडेंड उनको एक डिविडेंड टैक्स पे करना पड़ता था, जो कि आप लोगों के बहुत पुराने बुक्स में अगर कभी देखिएगा कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स बोल करके होगा। तो सरकार जो है ना, उस टाइम जब हम लोगों का कंपनी डिविडेंड पे टैक्स पे कर देती, तो उसके बाद फिर डिविडेंड इशू किया जाता था। तो जब शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के तौर पे डिविडेंड मिलता था, इनकम जब मिलता था, तो वो उनके हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाया करता था। लेकिन पिछले 2 साल से ऐसा हो रहा है, अमेंडमेंट आया और बोला गया कि कंपनी जब डिविडेंड इशू करेगी तो उस वक्त उसको डिविडेंड पे टैक्स देने की जरूरत नहीं है। क्यों? एक्सवाइजेड रीजन हम लोगों का वहां पे कि कंपनी को डिविडेंड टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अब कौन देगा उसके जगह टैक्स? अल्टीमेटली किससे क्या कलेक्ट किया जा रहा है? नॉर्मल शेयर होल्डर्स है जिनके हाथ में डिविडेंड आ रहा है, उनसे कलेक्ट किया जाएगा टैक्स। क्लियर है? तो यहाँ पे डिविडेंड कौन टैक्स पे करेगा सर? हम लोगों का जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो पे करेगा। तो हु विल पे द टैक्स ऑन डिविडेंड? शेयर होल्डर्स विल पे टैक्स। ठीक है सर, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पशन भी मिलता है क्या? हाँ, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पशन मिलता है सर। फॉर्मेट बता दो ना, जैसे कि मान लीजिए कि ऐसे फॉर्मेट रहेगा, यहाँ पे हम लोग का डिविडेंड रिसीव्ड हुआ। क्लियर है? अब यहाँ पे हम लोग को लेस करने मिल जाएगा। क्या करने मिल जाएगा? लेस। तो ये हो गया हमेशा लोअर ऑफ द फॉलोइंग। और तो यहाँ पे 2 बातें हैं। कितनी बातें? 2 बातें। सबसे पहले जो डिविडेंड रिसीव्ड हो वो अमाउंट लेना हम लोग को, और दूसरा लेना है 20% ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड। 20% ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड लेना, और ऊपर जो लेना वो हम लोग को इंटरेस्ट एक्सपेंस लेना है। क्या लेना है? इंटरेस्ट एक्सपेंस लेना है। इंटरेस्ट एक्सपेंस अभी ऐसा होने लगा है, जैसे कि मान लीजिए कोई शेयर होल्डर है, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसके पास उतना कैपिटल नहीं है, उतना पैसा नहीं है कि वो किसी की इक्विटी शेयर्स को खरीद सके। ठीक है, तो वो क्या करता है? बैंक से लोन ले लेता है। लोन लेने के बाद क्या करता है? वो कंपनी में हम लोगों का इन्वेस्ट कर देता है। तो कंपनी में से उसको डिविडेंड मिलती है, लेकिन जहाँ से उसने लोन लिया है वहाँ पर तो उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ना। तो आपको जैसे पता है कि गवर्नमेंट आएगी मेरे पास डिविडेंड पे टैक्स लेने के लिए, मैं बोलूँगा वेट 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 सर, वेट एक सेकेंड। ये इनकम को कमाने के लिए मैंने क्या किया है? इस इनकम को कमाने के लिए मैंने क्या किया है? मैंने इंटरेस्ट बियर किया है सर, मैंने खर्चा किया है। तो गवर्नमेंट बोलेगी ठीक है, अगर आपने खर्चा बियर किया है तो आपको उसका एग्जम्पशन मिल जाएगा। लेकिन सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ 20% ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड। कितना मैक्सिमम मिलेगा आपको एक्सपेंसेस डिडक्ट करने के लिए? 20% ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड। दोनों में क्या लेना है हम लोग को? लोअर लेना है। ठीक है ना? हमेशा एक सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 20% डिविडेंड रिसीव्ड हो जाएगा। हम लोग इसके ऊपर एक सम्स करेंगे, क्लियर हो जाएगा। ये डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी की बात कर लेते हैं हम लोग। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी हो गया, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी हो गया। क्लियर है? तो ये एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है, वो आता है हम लोग का फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन सर, पेंशन के बारे में तो सुने हुए थे, ये तो वही पेंशन है जो सैलरी में पढ़ करके आए क्या? हाँ, ये वही पेंशन है। लेकिन यहाँ पे पेंशन किसको मिल रहा है? सर्विस एम्प्लॉय को नहीं मिल रहा है, यहाँ पे किसको मिल रहा है? उसके फैमिली को मिल रहा है। बात समझ में आ रहा है? सर ऐसा क्यों होता है? जब जो एम्प्लॉय को जब पेंशन मिलना चाहिए था, तो वो उसके दरम्यान में क्या हुआ, फिर उसकी डेथ हो गई। तो अब उसको किसको मिलेगा सर? उसके फैमिली को मिलेगा, या तो उनकी वाइफ को मिलेगा, या तो उनके नॉमिनी को मिलेगा, या तो उनके लीगल हेयर को मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट बोलता है कि सर ऐसा केस में भी टैक्स लिया जाता है। क्या करे? गवर्नमेंट है, लेती है टैक्स, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम लोगों को पढ़ना है।
तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका भी एक फॉर्मेट है। यहाँ पे क्या बोलता है, फैमिली पेंशन रिसीव्ड, तो जो भी हम लोग का रिसीव उस अमाउंट को यहाँ पे ले लेंगे हम लोग। अब यहाँ पे भी लेस करने का बेनिफिट देता है, क्या देता है सर, लेस करने का बेनिफिट देता है, मतलब हम लोगों को एग्जम्पशन मिलेगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे फैमिली पेंशन जो भी रिसीव वो हो जाएगा 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन रिसीव, तो जो भी फैमिली पेंशन रिसीव हो आपका उसका 1/3 आ जाएगा यहाँ पे, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे बोला 15,000, कितना बोला सर, 15,000, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है सर। दोनों में से कोई भी विचेवर जो लोअर होगा हम लोग का, वो क्या मिल जाएगा हम लोग को, डिडक्शन के तौर पे मिल जाएगा। जो नेट अमाउंट है उसके ऊपर हम लोग को टैक्स पे करना पड़ेगा, जो नेट अमाउंट है उस पर हम लोग को टैक्स पे करना पड़ेगा, ये याद रखना है। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट है, यहाँ पे क्या है सर, एक इंपॉर्टेंट नोट है जो कि बच्चे भूल जाते हैं। यहाँ पे क्या एक इंपॉर्टेंट नोट है जो कि बच्चे भूल जाते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप लोग याद रखें। वो इंपॉर्टेंट नोट क्या है सर, वो इंपॉर्टेंट नोट ये है कि अगर पेंशन रिसीव्ड बाय विडो होगा, रिसीव्ड बाय मान लीजिए हम लोगों का विडो हो गया या फिर हम लोगों का लीगल हायर हो गया और वो आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर के हम लोगों का रहा, पेंशन रिसीव्ड बाय विडो और लीगल हायर ऑफ किसके हम लोग की बात करें, मेंबर ऑफ आर्म फोर्स की बात कर रहे हैं। जो आर्म फोर्स होते हैं ना सर, आर्मी वाले, डिफेंस वाले, नेवी वाले, वो लोगों की बात कर रहे हैं, आर्म फोर्स वालों की, ठीक है। उनकी जो डेथ हुई थी सर, उनकी जो डेथ हुई वो हम लोगों का ऑन ड्यूटी हो गया था, ऑन ड्यूटी हो गया। तो अगर ऐसा केस है, ऑन ड्यूटी वाले केस है जहाँ पर हम लोगों का डेथ हो गया, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये टोटली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इस केस में क्या हो जाएगा सर, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इस केस में टैक्स लगेगा ही नहीं, इस केस में टैक्स लगेगा ही नहीं। मतलब जैसे कि मान लो मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ और ऑन ड्यूटी मेरी डेथ हो जाती है, तो अब मेरे फैमिली को पेंशन मिलेगी, तो मेरे फैमिली के हाथ में वो टैक्सेबल नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आर्मी फोर्सेस हूँ और मैं रिटायर हो चुका हूँ, रिटायर होने के बाद मेरी डेथ हो गई है, तो उस केस में जो मेरे फैमिली को पेंशन मिलेगी, तो जो मेरी जिस मेंबर के फैमिली को मिल रहा है हम लोगों का सर पैसा, पेंशन, उसके हाथ में वो जाकर के क्या जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन टैक्स हो जाएगा तो यहाँ पे कुछ बेनिफिट भी प्रोवाइड किया जाता है। एक तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गया। इसी में दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है सर, और ये भी बता दो दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात हम लोगों का ये है, यहाँ पे बोला जाता है कि अगर किसी को भी क्या मिला सर, गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। किससे सम्मानित किया गया, गैलेंट्री अवार्ड। सर गैलेंट्री अवार्ड क्या होता है, जैसे कि हम लोगों का मान लीजिए गैलेंट्री अवार्ड मतलब हो गया परम वीर चक्र, बात समझ में आ रहा है। तो ये सब जो अवार्ड होता है सर, जो कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज होता है, ये सब कौन होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं जिनको ये सब अवार्ड मिला गया, परम वीर चक्र अवार्ड या चक्र अवार्ड। तो ये सारे जो चक्र अवार्ड, गैलेंट्री अवार्ड जिससे सम्मानित किया जा रहा है, उन लोगों को भी, उनके फैमिली को जिनको ये सम्मानित किया जा रहा है, उनको अवार्ड देने के साथ साथ कुछ टोकन मनी देते हैं सर। तो वो जो मनी है वो भी यहाँ पे हम लोग का टैक्सेबल नहीं होगा, बल्कि वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ये याद रखिएगा सर, ये दो इंपॉर्टेंट बातें, जो ऑन ड्यूटी डेथ हो जाती है जिनकी, और जिनका डेथ हो गया और उनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है, ठीक है ना सर। तो इन दो लोगों को केस में अगर पेंशन मिलता है, उनकी फैमिली, उनकी विडो या उनकी लीगल हायर को, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। इन दो केसेस के अलावा अगर कभी भी किसी भी फैमिली मेंबर को मिलता है फैमिली पेंशन, तो वो क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा, बट आफ्टर गिविंग सर्टेन डिडक्शन एंड एग्जम्पशन। इसके बाद हम लोग का यहाँ पे तीसरा इंपॉर्टेंट जो आता है सर, तीसरा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है सर, तीसरा इंपॉर्टेंट जो हाईलाइटेड है सर, जो कि पूछा जाता है, वो हो जाता है हम लोग का सर कैजुअल इनकम। सर कैजुअल इनकम में बहुत दिन से सुन रहे थे, आज तो फाइनली अब बता ही दो। कैजुअल इनकम का यहाँ पे बहुत सारे माने हो जाते हैं। सबसे पहले मान लीजिए लॉटरी विनिंग्स हो गया, फिर आपका गैम्बलिंग हो गया, बेटिंग हो गया। सर गैम्बलिंग बेटिंग तो सट्टा लगाना हो गया, ये सब तो इलीगल है सर। नहीं, इनकम टैक्स के नजर में कोई भी चीज इलीगल और लीगल नहीं होता। आपने पैसा कमाया है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। क्रॉसवर्ड, पजल्स, ठीक है, और आपका आ जाता है टीवी शोज, रियलिटी शोज और रेस हॉर्स वाला जो हम लोगों का सर बेटिंग होता है, वो सारी चीजें। तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैजुअल इनकम बोलते हैं सर। टीवी शोज मतलब जैसे कि MTV, स्प्लिट्सविला, रोडीज, बिग बॉस, खतरों के खिलाड़ी, DID लिटिल चैंप्स, इंडियन आइडल, ये सारे जो टीवी शोज है जहाँ पे सर कौन बनेगा करोड़पति, यहाँ पे हम लोगों को क्या होता है, फाइनल फिनाले में जो विनर होते हैं उन लोगों को क्या मिलता है, एक अमाउंट मिलता है सर, कैश प्राइज मिलता है, प्लस उन लोगों को एक गाड़ी मिलता है या घर मिलता है। तो सर उन लोगों को दोनों चीजें मिलती है, कैश भी मिलती है और काइंड भी मिलता है। तो सर दोनों के ऊपर क्या लगता है, टैक्स लगता है, तब जाकर उन लोगों को वो चीज मिलता है। यहाँ पे डायरेक्ट 30% का टैक्स है सर, 150 कितना परसेंट का टैक्स है सर यहाँ पे,
डायरेक्ट 30% का टैक्स है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल इनकम। यहाँ पे कोई भी तरीके, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है ना सर, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि यहाँ पे कोई भी तरीके का बेनिफिट नहीं मिलता सर। नो बेनिफिट ऑफ इनकरिंग एनी एक्सपेंस। तो जो भी सर एक्सपेंस किया गया, जो भी हम लोगों का एक्सपेंस किया गया इसके रिगार्डिंग में जो भी एक्सपेंस किया गया सर, उसके रिगार्डिंग में हम लोग को खर्चा नहीं मिलता। मतलब ये हम लोग का किस पे लगता है, ग्रॉस अमाउंट पे टैक्स लगता है। ये किस अमाउंट के ऊपर टैक्स लगता है सर, ग्रॉस अमाउंट के ऊपर टैक्स लगेगा। वो भी कब लगेगा सर, फुल्ली टैक्स लगेगा। तो यहाँ पे इनकम किसको मानेंगे, ग्रॉस अमाउंट को मानेंगे। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि ज्यादातर क्वेश्चन में क्या दे देता है सर, नेट देता है। ज्यादातर क्वेश्चन में क्या दे देता है आपको, नेट अमाउंट दिया हुआ रहता है, ऐसा लिखा हुआ रहेगा, नेट अमाउंट TDS @ 30% 70,000 ऐसे करके दे देगा सर। तो यहाँ पे ना नेट अमाउंट दे देगा। तो आपको हमेशा क्या करना है ना, इस 70,000 को कन्वर्ट करना है, ग्रॉस में कन्वर्ट करना है। तो ये 70,000 जो है आपका कितना रिप्रेजेंट कर रहा होगा सर, 70,000 मतलब क्या हो गया, नेट अमाउंट है। तो 100 में से 30% टैक्स माइनस कर दिए तो सर ये क्या रिप्रेजेंट करता होगा, 70% रिप्रेजेंट करता होगा। तो मतलब यहाँ पे डिवाइडेड बाई 70 हो जाएगा और हम लोग को हमेशा 100 चाहिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी अमाउंट होगा वो हमेशा क्या रिप्रेजेंट करने वाला है, 70 रिप्रेजेंट करने वाला है। क्यों, क्योंकि टैक्स कितना लग जाता है उसमें, 30% लग जाता है। तो ये हमेशा 70 रिप्रेजेंट करेगा। चाहे आप यहाँ पे 80,000 भी ले लो, अगर आप 80,000 ले लोगे तो ये 80,000 का हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 70% करना, डिवाइड बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ग्रॉस अमाउंट आ जाएगा। क्वेश्चन में ज्यादातर ऐसे दिया हुआ रहता है। एक और इंपॉर्टेंट बात है सर कि टैक्स डिडक्ट कब होगा, टैक्स डिडक्ट ओनली when amount is, when winning is 10,000, when winning is greater than 10,000, when winning is greater than 10,000 सर, जब 10,000 से ज्यादा होगा, जब 10,000 से ज्यादा होगा तभी हम लोग का टैक्स लगेगा। और अगर 10,000 या 10,000 से कम होगा तो फिर टैक्स नहीं लगेगा। लॉटरी सर क्या होता है, वो जो लॉटरी खेलते हैं हम लोग का, जो लॉटरी लगता है, गैम्बलिंग बेटिंग, जो सट्टा लगाते हैं, MPL हो गया, ये सारा चीज हो गया सर, क्रॉसवर्ड पजल हो गया, टीवी शोज हो गया, रेस कोर्स जो हम लोग का होता है उसमें हम लोग जाकर के बैटिंग करते हैं। ये सारी चीजें हम लोग का कहाँ जाता है, कैजुअल इनकम में आ जाता है। क्लियर है सर। उसमें हम लोग का कितना, ग्रॉस अमाउंट पे हमेशा टैक्स लगेगा। ज्यादातर क्वेश्चन पे नेट अमाउंट दे रहता है, हम लोग को कन्वर्ट करके क्या निकालना रहता है, ग्रॉस निकालना रहता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कोई भी तरीके का बेनिफिट नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। किस चीज का नहीं प्रोवाइड किया जाएगा सर, जो भी एक्सपेंसेस आपने किया है। जैसे एक्सपेंसेस क्या, मान लीजिए आपने लॉटरी खरीदने में, लॉटरी का टिकट लगाया, आपने टीवी शोज में जाने के लिए आपने बहुत सारा मेहनत किया, तो ये सारा खर्चा लग रहा है आपका। तो कोई भी तरीके का एक्सपेंसेस का माइनस यहाँ पे डिडक्शन नहीं होता है सर। क्लियर है यहाँ पे। अब चौथा जो इंपॉर्टेंट बात आता है, इसी में मैं बता देना चाहता हूँ, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए मैं पेन चेंज करके लिख रहा हूँ, इसका और इसकी बात है, ठीक है सर। यहाँ पे कैजुअल इनकम हो गया। एक इनकम होता है सर हम लोग का, इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स, इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स, ठीक है ना सर। हम ओन भी कर रहे हैं और हम ही मेंटेन कर रहे हैं, क्या सर, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स। क्लियर है। तो जो घोड़े हैं सर, जो दौड़ने वाले हैं, जो हम लोग का घोड़ा है सर, हम लोग का जो दौड़ने वाला, उसको खरीदा हम लोगों ने, उसको खाना खिलाते हैं, उसको पालते हैं, उसको बड़ा कराते हैं, उसका देखभाल करते हैं। तो वो सब हम लोग एक, मेरे लिए क्या हो गया सर, एक मेरे लिए क्या हो गया, एक बिजनेस हो गया। मेरे लिए वो क्या है सर, एक बिजनेस है। जैसे कि मान लीजिए विराट कोहली IPL में जब वो बैटिंग करने आता है सर, जब वो बैटिंग करने आता है तो हम और आप क्या करते हैं, उसमें बैटिंग लगाते हैं सर। तो हम लोग जो इनकम कमा रहे हैं वो कैजुअल इनकम हो जाएगा। लेकिन विराट कोहली को तैयार करने के लिए RCB ने खर्चा किया सर। RCB ने क्या किया, विराट कोहली को तैयार किया, उसके सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं सर वो उसको बियर करता है और उसको वहां पे रेडी करके खिलवा रहा है ताकि वो उससे पैसा कमा सके। तो ये उस टाइप का हो गया सर, समझ रहे हैं। यहाँ पे विराट कोहली के खेलने पे हम लोग सट्टा लगा रहे हैं और यहाँ पे विराट कोहली खेल रहा है, तो RCB उसको मेंटेन कर रही है ना सर। तो ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स उसके रिगार्डिंग आ जाता है। यहाँ पे क्या होता है, जो भी हम लोगों का इनकम रिसीव्ड होगा, जो भी इनकम हम लोगों का रिसीव्ड होगा, तो जो भी RCB कमा रही है तो उसमें वो क्या करेगा, अपना खर्चा तो माइनस करेगी ना, क्योंकि उसके तो एक तरीके का बिजनेस हो गया। वो तो सट्टा नहीं करना, सट्टा तो हम और आप कर रहे हैं, जो देखने वाले होते हैं, जो व्यूअर्स होते हैं। तो यहाँ पे जो भी इनकम हम लोगों को रिसीव होगा सर, जो भी इनकम हम लोगों को रिसीव होगा, तो जो भी इनकम हम लोगों को रिसीव होगा उसको हम लोगों को क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। और किस चीज का डिडक्शन मिलेगा, एक्सपेंसेस का डिडक्शन मिल जाएगा। जो एक्सपेंसेस किया जाएगा ऑन सच थिंग्स, जो हम लोग का सर ये वाली चीजें ओनिंग एंड मेंटेनिंग में जितना भी खर्चा लगा होगा, जो भी खर्चा लगा होगा सर, जो भी खर्चा लगा होगा वो सब यहाँ पे
आ जाएगा, और उसको माइनस करने के बाद जो नेट अमाउंट है उसके ऊपर टैक्स दिया जाएगा। तो आई होप ये दोनों में आप कभी भी दिक्कत में ना आए। एक ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स होता है और एक हम लोग का हॉर्स रेस होता है या रेस हॉर्स होता है जहाँ पे हम लोग का बैटिंग करते हैं सर, ठीक है। और ये सारी चीजें बैटिंग वाली है। ये विराट कोहली जहाँ आरसीबी खेल करके उसको कमा करके पैसा दे रहा है, और ये जहाँ हम और आप एमपीएल में खेल करके जो पैसा कमा रहे हैं उसको बोलते हैं सर। और अब यहाँ पे सर कुछ छोटी मोटी इंपॉर्टेंट चीजें जो कि मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है सर। तो वो मान लीजिए पॉइंट नंबर 4 है सर। हम लोग पॉइंट नंबर 5 में क्या बात है हम लोगों का बोलता है इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन। सर ये कंपल्सरी एक्विजिशन कहीं सुना सुना लग रहा है। हाँ, ये सुना सुना है हम लोगों का। ये हम लोगों का ऑलरेडी हम लोगों ने कैपिटल गेन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। कैपिटल गेन वाले चैप्टर में कंपल्सरी एक्विजिशन पढ़ा है। आपने सुना होगा कभी बहुत सारे लोगों के बारे में कि सरकार अपना जमीन रोड पास करती है, हाईवे पास करती है, तो बहुत सारे लोगों का गांव ग्राम में क्या होता है सर, उन लोगों का जमीन जो है सरकार के रोड जहां से पास किए गए हैं वहां पे अफॉल कर जाता है। तो सरकार क्या करती है, बाय डिफॉल्ट उन लोगों का जमीन खरीद लेती है और उन लोगों को क्या दे देती है, पैसा दे देती है सर, कंपनसेशन दे देती है। तो कभी कभी क्या होता है, कंपनसेशन देने में लेट कर जाती है, ठीक है ना सर। तो जो कंपनसेशन देती है उसका जो हम लोग का अमाउंट आएगा वो हम लोग कैपिटल गेन वाले चैप्टर में सीखेंगे। लेकिन गवर्नमेंट जब कंपनसेशन कभी कभी लेट कर देती है देने में, तो उस केस में क्या मिलता है हम लोग को गवर्नमेंट की तरफ से, हम लोग को उस केस में इंटरेस्ट भी मिलता है, ठीक है ना, क्लियर है। इंटरेस्ट भी मिलता है। या फिर मान लीजिए गवर्नमेंट ने हमारा जमीन एक्वायर कर लिया और हमको एक अमाउंट दे दिया जो कि मुझे सूटेबल नहीं लगा, तो मैंने क्या कर दिया, केस कर दिया। मैंने बोला कि नहीं, इतना कंपनसेशन नहीं, मेरे को और ज़्यादा कंपनसेशन मिलना चाहिए था। तो अगर मैं केस जीत गया तो मेरे को कंपनसेशन एक्स्ट्रा भी मिलेगा, प्लस मेरे को ब्याज भी मिलेगा। बात समझ में आ गई सर। तो यहाँ पे इंटरेस्ट वाला जो पोर्शन है ना सर, जो इंटरेस्ट वाला पोर्शन है कंपनसेशन के ऊपर, वो यहाँ पे आएगा। लेकिन जो कंपनसेशन अमाउंट है ये कहाँ चला जाएगा हम लोग का, कैपिटल गेन में चला जाएगा। तो सर यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आता है सर इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव, जो भी इंटरेस्ट रिसीव हुआ हम लोगों का वो आएगा यहाँ पे, माइनस यहाँ पे करना पड़ता है 50% ऑफ इंटरेस्ट रिसीव। जो भी यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव हुआ उसका 50% कर देंगे सर, उसको माइनस करके जो नेट अमाउंट आएगा उसके ऊपर टैक्स लगा देंगे सर। 50% क्यों माइनस हुआ, अरे भाई जैसे अभी मैंने बताया ना, केस कर देता है तो वकालत के पीछे खर्चा लगता है, आने जाने में खर्चा लगता है, पेपर्स बनाने में खर्चा लगता है। तो ये सारा खर्चा किया जा रहा है किस लिए, ताकि वो इंटरेस्ट के ब्याज को भी हम क्लेम करके पैसा कमा ले, वो इंटरेस्ट के ब्याज को भी क्लेम करके कमा ले। बात समझ आए। तो जैसे ही कमाएंगे सरकार आ जाएगी, सरकार बोलेगी बाबू अपने इनकम कमाए तो टैक्स दो। मैं बोलूंगा वेट सर वेट, आप तो मुंह उठा के कभी भी कहीं भी कैसे भी आ जाते हो। मैंने इस इनकम को कमाने के लिए खर्चा किया है, ये खर्चा किया, वो खर्चा किया। गवर्नमेंट पागल हो गया। गवर्नमेंट बोला कि एक काम करो, सीधा 50% लेके झमेला खत्म करो। 50% जितना भी इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है उसका 50% तुमको डिडक्शन मिल जाएगा, नेट 50 के ऊपर टैक्स लग जाएगा। मतलब ये टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा जिसके ऊपर टैक्स लगेगा। बात समझ में आ गई। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोगों ने कवर किया। आइए नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं हम लोग इसी के साथ, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है सर, जिसके रिगार्डिंग में सवाल पूछा जाता है, ठीक है ना, सिर्फ वही चीज यहाँ पे डील किया जाएगा और अच्छे से डील किया जाएगा ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। ऐसे सर आप सिलेक्टेड पढ़ा रहे हो क्या, नहीं, मैं सारी चीजें कवर कराऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताने वाला, जहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और जहाँ पे बच्चे लोगों को लगता है कि मुझसे याद नहीं हो रहा है, तो मैं आपको जैसे कि हर वीडियो में आप लोग देख रहे होंगे मैं किस तरीके से आप लोगों को डिस्क्राइब कर रहा हूँ, चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ तोड़ करके। तो यहाँ पे भी मैं हेडिंग्स बना करके आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। जो सबसे अच्छा टॉपिक है उसका नाम हम लोगों का गिफ्ट, उसका नाम है गिफ्ट। अरे सर ये तो आता है मेरे को, आपको नहीं आता। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, होप सो जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को फील होगा कि आज जो मैंने गिफ्ट पढ़ा है वो शायद नए तरीके से पढ़ा है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि हम लोगों का पहला गिफ्ट हम लोग किसकी बात करने वाले। अगर मान लीजिए गिफ्ट आपको रिसीव हो रहा है, गिफ्ट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉई, किसके द्वारा रिसीव हो रहा है सर, एम्प्लॉई के द्वारा। फ्रॉम किससे हो रहा है हम लोगों का, एम्प्लॉयर से हो रहा है। कौन कब हो रहा है हम लोगों का सर, ड्यूरिंग एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई रिलेशनशिप, ड्यूरिंग एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई रिलेशनशिप। सर आप तो ये मुझे लगता है कि सैलरी की तरफ जा रहे हो। एग्जैक्टली आपने सही बोला। जब भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई वाला रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, जब भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई वाला रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, तो एम्प्लॉई को जब भी पैसा मिलता है वो हमेशा कहाँ लगा के टैक्सेबल होता है, सैलरी में टैक्सेबल होता है। तो सर गिफ्ट जो रिसीव हुआ वो भी वहां पे होगा, एग्जैक्टली वहीं पे होगा। तो हमने क्या बोला यहाँ पे, गिफ्ट रिसीव बाय
एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉयर ड्यूरिंग एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, ठीक है ना सर। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। लेकिन अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में मिल रहा है तो कहाँ चला जाएगा सर, ये टैक्सेबल हो जाएगा हम लोगों का। कहाँ पे ये टैक्सेबल हो जाएगा, अंडर द हेड सैलरी। इवन टैक्सेबल होगा सर, इवन टैक्सेबल इन केस ऑफ, इवन टैक्सेबल इन केस ऑफ मैरिज, इन केस ऑफ एम्प्लॉइज मैरिज, एम्प्लॉइज मैरिज होता है ना सर। हम लोग अभी आगे डील करेंगे ये क्यों स्पेसिफिकली आप लिख रहे हो मैरिज वाली बातें, क्लियर है। तो मैरिज स्पेसिफिकली, मैरिज के केस में भी हम लोग क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। कहाँ पे, अंडर द हेड सैलरी। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे गिफ्ट के रिगार्डिंग में कि अगर मान लीजिए कोई गिफ्ट मिला हम लोग को या कोई परक्विजिट मिला हम लोग को, गिफ्ट मिला और परक्विजिट मिला, किस लिए मिल रहा है सर, ड्यूरिंग बिजनेस मिला सर, या बिकॉज ऑफ बिजनेस मिला हम लोगों को। होते ना सर बहुत सारे आप जगह में सुने हुए, आपने मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास किया होगा तो वहां पर मैंने बताया होगा आपको, बिकॉज ऑफ बिजनेस रिलेशन। जैसे कि मान लीजिए हम लोग का एक टारगेट देता है, जैसे कि हम लोगों का बर्जर पेंट्स वाले हो गए, एशियन पेंट्स वाले हो गए, तो इनके जितने भी फ्रेंचाइजी हैं सर, तो एशियन पेंट कंपनी क्या बोलती है कि इस दिवाली आप लोगों को इतना सेल करना पड़ेगा। अपने फ्रेंचाइजी लोगों को बोल देता है कि अगर आप इतना पीसेज या इतना लीटर या इतना चीजें आप इतना सेल कर देते हैं तो हम आपको ऑस्ट्रेलिया का ट्रिप देंगे, या हम आपको एक्स्ट्रा सामान दे देंगे, या ये दे देंगे। उसको हम लोग बोलते हैं गिफ्ट या परक्विजिट बिकॉज ऑफ बिजनेस रिलेशन सर। तो वो कहाँ जाकर टैक्सेबल हो जाएगा हम लोगों को, वो टैक्सेबल हो जाएगा सर पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाएगा। अब इसके अलावा जो अदर गिफ्ट्स है ना सर, इसके अलावा जो अदर गिफ्ट्स है वो कहाँ आ जाता है हम लोगों का, उसके अलावा जो अदर गिफ्ट्स है वो आ जाता है हम लोगों का अदर सोर्सेस में। ये कहाँ आ जाता है सर, अदर सोर्सेस में। क्लियर है सर, हाँ एकदम क्लियर है। अब आगे बढ़ो सर, यहाँ पे भी अदर गिफ्ट्स में ना सर क्लासिफिकेशन है। कितनी क्लासिफिकेशन अदर गिफ्ट में, यहाँ पे कितनी चीजें कवर्ड है, यहाँ पे 3 चीजें कवर्ड है। कितनी चीजें कवर्ड है, यहाँ पे 3 चीजें। सबसे पहला मनी, जिसको हम लोग को कैश बोलते हैं। दूसरा यहाँ पे सर हम लोग का इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब सर हम लोग का लैंड एंड बिल्डिंग की बात कर रहे हो क्या, एग्जैक्टली लैंड एंड बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे हम लोगों का, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है मूवेबल प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी। सर मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, अरे सब बताएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो। मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब और डेफिनेशन सब बताएंगे। क्लियर है, क्लियर है। मनी, इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी अदर गिफ्ट्स में, यही 3 चीजें कवर्ड है। इन 3 चीजों के अलावा अगर कोई भी तरीके का गिफ्ट आपको मिलता है, कहीं से भी मिलता है, वो टोटली एग्जेम्प्ट है सर, टोटली एग्जेम्प्ट है। मैं बता रहा हूँ ना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा ना, एक्सप्लेन करने के बाद भी अगर मैं आपसे सवाल कराया ना सर, आप गलत कर दोगे, मुझे पता है। आप जो नेक्स्ट पार्ट 2 पार्ट बनेगा सर, पहले मैं पूरा कॉन्सेप्ट डील करूंगा, नेक्स्ट में हम लोगों का आपका पूरा क्वेश्चंस बनेगा, ठीक है। तो वहां पे जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, मुझे पक्का से पता है कि आप एक बार गलती करोगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखो प्लीज, ये मनी, इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी। तो मनी क्या मतलब क्या हो गया, कैश हो गया। क्लियर है। तो ये कब टैक्सेबल होगा, अगर इफ एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब सर टोटल, मिला करके, सबसे मिला करके, एग्रीगेट, ठीक है ना सर। इफ एग्रीगेट हम लोगों का जो रिसीव्ड हो रहा है, इफ एग्रीगेट रिसीव्ड जो हो रहा है हम लोगों का, इफ एग्रीगेट रिसीव्ड जो हो रहा है वो अगर 50,000 से ज्यादा है, 50,000 नहीं बोला मैंने सर, 50,000 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 50,000 है, बात समझ में आ रही है, ग्रेटर देन 50,000 है। तो अगर ग्रेटर देन 50,000 तो देन फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। फुल्ली टैक्सेबल का मतलब क्या हो जाता है सर, फुल्ली टैक्सेबल का मतलब होल अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा, होल अमाउंट। अगर 51,000 होता है तो 51,000 पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, यहाँ पे होल अमाउंट हम लोग का टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर है। ये हो जाता है एग्रीगेट रिसीव्ड मनी, जो कैश मिल रहा है सर हम लोगों को। इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि आप समझ गए लैंड एंड बिल्डिंग, लेकिन यहाँ पे भी 2 केसेस। अरे सर आपका ना केसेस ही बहुत होता है, 2 केसेस है यहाँ पे। पहला केस कौन सा हो जाएगा हम लोग का, विदाउट कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है सर, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट आपने किसी को दे दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट आपने दे दिया। और एक होता है हम लोग का इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन का मतलब जहाँ पे जो दाम था वो दाम नहीं दिया, बल्कि उससे कम में आपने समझौता कर लिया। बात समझ में आ रहा है, इनएडिक्वेट, ठीक है, जितना प्राइस था उतना नहीं दिया। अब यहाँ पे विदाउट कंसिडरेशन में क्या होता है सर, कि अगर प्रॉपर्टी का जो वैल्यू, इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो वैल्यू, अगर इसका स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, कौन सा वैल्यू सर, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, लिख देता हूं STAMPDUTYVALUE, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू सर प्रॉपर्टी का, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू किसका सर, ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का, अगर वो 50,000 से ज्यादा है सर, कितना से ज्यादा है, 50,000 से ज्यादा, तो होल अमाउंट क्या हो जाएगा सर हम लोग का, टैक्सेबल हो जाएगा। एक शॉर्टकट बताता हूँ, ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं है 50,000 से
कम हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ आ रही? तो फुल अमाउंट क्या हो जाएगा सर हम लोगों का? टैक्सेबल हो जाएगा, फुल अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होता है क्या सर? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू किसी का टैक्स है। जब आप प्रॉपर्टी रजिस्टर करवाने जाते हो ना सर, तो वहां पे आपको टैक्स देना पड़ता है, उसका नाम होता है एसडीवी, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। तो कोर्ट वाला टैक्स चार्ज करने के लिए आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू निकालता है प्रॉपर्टी का। अगर वो 50,000 से ज्यादा है विदाउट कंसिडरेशन तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है, कौन सा कंसिडरेशन है सर? इनएडिक्वेट, जहां पे उन लोगों का पूरा पैसा नहीं दे रहे लेकिन दे रहे हैं, 10 लाख का सामान मान लो 4 लाख में ले रहे हैं, ठीक है ना? तो ऐसा केस अगर है सर, तो यहाँ पे दो बातें फुलफिल करनी पड़ती है। कितनी बातें फुलफिल करनी पड़ती है? दो बातें। सबसे पहले तो हम लोग का सबसे पहला पॉइंट बोलता है कि जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है हम लोगों का, उसमें से जितना कंसिडरेशन हम लोगों ने पे किया है उसको क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। कंसिडरेशन जो हमने पे किया, कंसिडरेशन पेड, ठीक है? ये जो डिफरेंस अमाउंट आ रहा है सर, एसडीबी माइनस कंसिडरेशन पेड का जो डिफरेंस अमाउंट है वो कितना है हम लोगों का? 50,000 है। कितना है? 50,000 है। प्लस हम लोग की एक बात और बोलता है यहाँ पे कि ये जो एसडीबी है हम लोग का, ये क्या होना चाहिए सर? ये ग्रेटर देन 110% ऑफ कंसिडरेशन होना चाहिए। क्या? कंसिडरेशन पेड नहीं, कंसिडरेशन की बात कर रहा हूँ। खाली किसकी बात कर रहा हूँ? कंसिडरेशन की बात कर रहा हूँ, कंसिडरेशन की बात कर रहा हूँ। कंसिडरेशन का मतलब जितने में हम लोगों का ट्रांजैक्शन तय हुआ है, जितना में हम लोगों का ट्रांजैक्शन तय हुआ, जो ट्रांजैक्शन प्राइस है उसको हम लोग कंसिडरेशन प्राइस बोलते हैं। बात समझ में आ रही है ना सर? तो जो भी हम लोगों का कंसिडरेशन होगा, जो भी हम लोगों का कंसिडरेशन होगा, जो भी हम लोगों का कंसिडरेशन है, जो भी पे किया हम लोगों ने, उसका एसडीवी जो होना चाहिए, एसडीवी जो होना चाहिए वो 110% से ज्यादा होना चाहिए, 110% से ज्यादा होना चाहिए, 110% से ज्यादा होना चाहिए कंसिडरेशन। बात समझ में? जैसे कि सपोज करो यहाँ पे एसडीवी हम लोगों का 10 लाख रुपए है, ठीक है? और हमने कंसिडरेशन मान लो यहाँ पे हम लोग एसडीवी 10 लाख रुपए और कंसिडरेशन हमने पे किया हमका मान लो 4 लाख रुपए। क्लियर है? तो अब यहाँ पे 10 लाख में से 4 लाख माइनस हो जाएगा तो 6 लाख आ गया, तो मतलब 50,000 से ज्यादा एक कंडीशन फुलफिल हो गया। दूसरी कंडीशन क्या है कि सर एसडीवी जो हम लोग का है वो 110% ऑफ कंसिडरेशन से ज्यादा होना चाहिए। तो 110% कितना हो जाएगा? 4 लाख का 110% कितना हो जाएगा? 4.04 हो जाएगा हम लोग का, है ना सर? 4 लाख 100% है तो 10% 4 लाख का कितना होता है? 40,000। तो 4,40,000 हो जाएगा ना हम लोग का यहाँ पे, 4,40,000 हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे 4,40,000 ले लिए तो यहाँ पे क्या 10 लाख अभी भी ज्यादा 4,40,000 से, मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल कर गया। अगर दोनों कंडीशन फुलफिल करता है तभी जाकर के हम लोग क्या करेंगे? तब जाकर के हम लोग क्या करेंगे? टैक्स लगाएंगे। लेकिन सर टैक्स कितने अमाउंट पे लगाएंगे? तो टैक्स जो लगाएंगे वो हम लोग लगाएंगे डिफरेंस के ऊपर। किसके ऊपर? डिफरेंस के ऊपर, डिफरेंस ऑफ एसडीवी एंड कंसिडरेशन पेड। बात समझ में आ रहा है? कंसिडरेशन पेड, ये जो ऊपर वाला अमाउंट है सर उसी के ऊपर लगाएंगे क्या? हाँ हाँ हाँ, ये 6 लाख के ऊपर लगाएंगे। कितने के ऊपर लगाएंगे? ये जो यहाँ पे कंसिडरेशन पेड है ना, यही हम लोग का ये वाला है। क्लियर है? इसी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है? टैक्स इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ एसडीवी एंड कंसिडरेशन पेड। तो 6 लाख के ऊपर लगेगा क्योंकि 4 लाख तो वो दे चुके हैं ना, तो 6 लाख के ऊपर लग जाएगा। बात समझ आया? क्योंकि 6 लाख इसके लिए इनकम हो जाएगा। बात समझ आया? जैसे कि मेरा क्या हुआ कि मेरा प्रॉपर्टी है तो मैंने अपने दोस्त को दे दिया। मैंने बोला कि अरे भाई तू ना एक काम कर, 10 लाख का प्रॉपर्टी है। उसने बोला कि भाई तू एक काम करना, मेरे को 4 लाख में दे दे। तो मैंने उसको 4 लाख में दे दिया। अब दोस्ती है, सरकार आ गई, सरकार बोला कि बाबू दोस्ती आप अपने घर में निभाओगे, प्रॉपर्टी की वैल्यू आपकी 10 लाख रुपए थी तो मुझे 10 लाख के ऊपर टैक्स चाहिए। बात समझ में आया? 4 लाख के ऊपर तो तुमको जो मिला इस पे तुम टैक्स दोगे, लेकिन जो रिमेनिंग 6 लाख है, जो हो सकता है कि तुमने छुपा लिया होगा, हो सकता है तुमने चुरा लिया होगा, हो सकता है तुमने बोला होगा कि अरे सर वो तो मेरा दोस्त है, मेरे को 4 लाख दिया तो मैं क्या करूँ, तो मैं इस पे नहीं जाता। अगर आप लोग हाउस प्रॉपर्टी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है ना सर? तो यहाँ पे 6 लाख के ऊपर सरकार टैक्स ले लेगा एकदम। अगर आप इसको समझ गए ना सर, अगर आप इसको समझ गए तो ये एकदम डिट्टो सेम है। ये एकदम डिट्टो सर क्या हम लोग का सेम है, एकदम डिट्टो सेम है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है सर, एकदम डिट्टो सेम है ये। तो ये क्या हम लोग का मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है सर? देखो मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पे होता है बहुत बड़ा होता है, लेकिन हम लोग इसका एक शॉर्टकट याद करते हैं। क्या याद करेंगे इसका? हम लोग शॉर्टकट याद करेंगे, ठीक है? क्या होता है सर? डीजे 100 पास। क्या बोलेंगे हम लोग? डीजे 100 पास, ठीक है ना? ये हम लोग एक निमोनिक बनाए, एक हम लोग याद रखने का तरीका बनाए। यही चीज हम लोग का क्या सर? मूवेबल प्रॉपर्टी है। क्लियर है? तो अब यहाँ पे ये देखिए हम लोग का सबसे पहले बोलता है कि जो मूवेबल प्रॉपर्टी, ये भी टैक्स कितने तरीके से होगा? 2 तरीके से होगा। क्लियर है? एक विदाउट कंसिडरेशन अगर होता है और एक इनएडिक्वेट कंसिडरेशन होता है। तो विदाउट कंसिडरेशन में यही वाला एग्जैक्टली सेम होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? फेयर मार्केट वैल्यू। यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? फेयर मार्केट वैल्यू, FAIR, फेयर मार्केट वैल्यू। फेयर मार्केट वैल्यू अगर हम लोगों का 50,000 से ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा ये हम लोगों का। क्लियर है? याद रहेगा सर, यहाँ पे एसडीवी था, क्यों? क्योंकि
यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा फेयर मार्केट वैल्यू आ जाएगा। और यहाँ पे सर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, इनएडिक्वेट मतलब जितना पे करना चाहिए था हम लोगों को उतना हम लोगों ने पे नहीं किया बल्कि उससे कम पे किया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वो वो जो डिफरेंस अमाउंट है सर हम लोग का किसका, फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कंसिडरेशन पेड जो है सर, माइनस कंसिडरेशन पेड, ये जो डिफरेंस अमाउंट है अगर वो 50,000 से ज्यादा हुआ हम लोग का तो यहाँ पे टैक्स लग जाएगा। लेकिन टैक्स किसके ऊपर लगेगा, वही डिफरेंस के ऊपर लग जाएगा सर, डिफरेंस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू एंड कंसिडरेशन पेड। ऊपर वाले जो अमाउंट है सर यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा उसी के ऊपर हम लोग का टैक्स लग जाएगा। बात समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। बस इसका मतलब समझा दो सर, डीजेस ऑफ पास का मतलब, डीजेस ऑफ पास का मतलब चलो लिख लेते हैं। डीजेस ऑफ पास का मतलब क्या होता है, डीजेस ऑफ पास का मतलब लिख लें क्या, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं। डी फॉर ड्राइंग हो गया, ठीक है, जे फॉर ज्वेलरी हो गया, ज्वेलरी, ठीक है सर, ज्वेलरी। उसके बाद एस फॉर क्या हो जाएगा, एस फॉर स्क्रिप्चर्स हो जाता है, एस फॉर स्क्रिप्चर्स हो जाता है। ओ फॉर क्या होता है सर बताते हैं सर, वैसे ओ फॉर कुछ होता नहीं है यहाँ पे, हम लिख दिया मैंने। बी फॉर क्या होता है, बुलियन। सर बुलियन क्या होता है, बुली तो सुना है, बुली तो जो बच्चे लोगों को परेशान करना, नहीं, बुलियन, बुलियन मतलब होता है जो सोने की बिस्किट होती है ना सर, सोने की जो बिस्किट होती है उसको हम लोग बुलियन बोलते हैं। बात समझ में आ गई है? उसके बाद यहाँ पे पी से क्या हो जाएगा सर, पी से पेंटिंग हो जाएगा, पी से क्या हो जाएगा, पेंटिंग हो जाएगा। ए से क्या हो जाएगा सर, ए से हो जाएगा हम लोगों का आर्कियोलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल हो जाएगा, क्लियर है? उसके बाद सर एस से क्या हो जाएगा, एस से हो जाएगा हम लोग का शेयर्स, क्या हो जाएगा सर, शेयर्स एंड सिक्योरिटी, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, क्या हो जाएगा, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। यहाँ पे सब की जगह ना सब लिख दीजिए, एस ए बी, ए लिख कर दीजिए, ठीक है। एक ए का मतलब क्या होता है, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, इसके अलावा कुछ भी जो आपका आर्ट के अंदर आता है, इसके अलावा कोई भी अंदर आर्ट के में आता है डेफिनेशन में तो वो आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डीजे सब पास, ठीक है सर। फॉर्मूला याद रहेगा आपको, ड्राइंग, ज्वेलरी, स्क्रिप्चर्स, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, बुलियन, पेंटिंग, आर्कियोलॉजिकल, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। सर यही हम लोगों का आठ चीजें क्यों सर, मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब जो मूव करती है सर, यही 8 मूवेबल प्रॉपर्टी क्यों, इसके अलावा और क्यों नहीं मूवेबल प्रॉपर्टी, क्यों, इसलिए कि यहाँ पे ब्लैक मनी जो है ना सर इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है, इजीली क्या किया जा सकता है सर, कन्वर्ट किया जा सकता है। बात समझ में आ रहा है? जैसे कि मान लीजिए अभी आप लोगों ने सुना होगा रिसेंटली कि 2000 के नोट्स बंद हो गए, तो जो 2000 के नोट्स बंद हो गए तो ज्यादातर लोग जिनके पास कैश रहा होगा वो कहाँ गए होंगे सर, वो सोनार के दुकान में गए होंगे और जाकर के सोना खरीद लिए होंगे। बात समझ, इजीली कन्वर्टेबल इनटू ब्लैक मनी सर, ब्लैक मनी को इजीली हम लोग कन्वर्ट करके व्हाइट में दिखा सकते हैं, तो उसका सबसे मेन तरीका ये है, ठीक है सर। तो इसीलिए ये वाली चीजों को यहाँ पे कवर किया गया है। बात समझ में आ रहा है? हर एक चीज का मतलब समझाऊंगा सर, ये यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, इसके बाद वाला जो टॉपिक है ना सर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी का है, इसी का हिस्सा है, वो मैं यहाँ लिखवा देता हूँ, क्या यहाँ रहेगा, याद रहेगा, यहाँ पे लिखवा देता हूँ मैं। यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे बोला जाता है सर इंपॉर्टेंट है सर, ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो सर, ये इंपॉर्टेंट है, सवाल यहीं से पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। यहाँ पे बोला जाता है मनी, मूवेबल प्रॉपर्टी या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी, नॉट टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल। अरे सर अभी तो आप बोले टैक्सेबल होगा, लेकिन मैं जो बताने वाला हूँ ना ये इंपॉर्टेंट नोट है, ये क्या सर, इंपॉर्टेंट नोट है, यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगा। कब नहीं टैक्सेबल होगा सर, मूवेबल मनी या हम लोग का मूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी नॉट टैक्सेबल इफ रिसीव्ड फ्रॉम फॉलोइंग, इफ रिसीव्ड फ्रॉम फॉलोइंग, अगर इन लोगों से मिलेगा तो हम लोगों का टैक्सेबल नहीं होगा। सर कौन लोग हैं जिनसे मिलेगा तो टैक्सेबल नहीं होगा, ये तो बहुत आपने गहरा तो डिफरेंट बात बोल दिया सर, कि वो कौन लोग हैं जल्दी से बता दीजिए जिसके ऊपर हम लोगों का नहीं, अगर रिसीव्ड होगा तो टैक्सेबल नहीं होगा। तो जो सबसे पहला पॉइंट है सर, सबसे पहला ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, ऑन ओकेजन ऑफ मैरिज, मैरिज के ओकेजन में सर, और किसका मैरिज, मैरिज ऑफ एसएससी और किसी का नहीं सर, मैरिज ऑफ एसएससी। सवाल यहाँ पे घुमाता है सर, एग्जाम में सवाल बोल देगा हम लोग का ऑन एनिवर्सरी, ऑन बर्थडे, समझ रहे सर, ऑन बर्थडे, ऑन एनिवर्सरी बोल देगा, उससे कंफ्यूज नहीं होना, वहां पे टैक्स लग जाएगा सर अगर ये सारी चीजें मिल रही है तो। बात समझो, और अगर 50,000 का लिमिट से ज्यादा है तो फुल अमाउंट के ऊपर टैक्स लग जाएगा। लेकिन अगर मैरिज रहा सर, क्या रहा सर, मैरिज, मैरिज ऑफ एसएससी, अगर जो एसएससी है, जो टैक्स पेयर है, जो रिसीव कर रहा है, अगर उसकी मैरिज रही, सर लिख देगा डॉटर्स मैरिज, सन्स मैरिज, उस केस में अगर हम लोग गार्जियन को मिल रहा है तब भी टैक्सेबल हो जाएगा सर, कंफ्यूज मत होइएगा, क्या लिखा है, ऑन ओकेजन ऑफ मैरिज,
ठीक है ना सर। एसएससी का जो मैरिज है सिर्फ उसी के ऊपर एप्लीकेबल है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऑन इनहेरिटेंस और डेथ होता है ना सर। जब पापा जी दादाजी की प्रॉपर्टी पापा जी को मिल गई, पापा जी की प्रॉपर्टी सन जी को मिल गई, तो ये सब क्या हो गया, इनहेरिटेंस और डेथ हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। जो तीसरा इंपॉर्टेंट है सर, यहां से सवाल पूछा जाता है, यहां से सवाल पूछा जाता है रिलेटिव से अगर मिला, कभी भी रिलेटिव से मिला, किसी भी ओकेशन में मिला, किसी भी ओकेशन में अगर मिला, रिलेटिव से मिला, किसी भी ओकेशन में मिला, रिलेटिव से मिला, तो वो क्या हो जाएगा सर, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा सर, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इसके बाद कौन होता है सर, इसके बाद मान लीजिए हॉस्पिटल से मिला, यूनिवर्सिटी से मिला, ट्रस्ट से मिला, लोकल अथॉरिटी से मिला, तो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और भी बहुत सारी चीजें जो कि आपके लेवल में नहीं आता, इंटर लेवल में या बीकॉम लेवल में नहीं पूछा जाता। बात समझ में आई सर। तो ये चार है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। क्लियर है, ये याद रहेगा आपको। ऑन ओकेशन ऑफ मैरिज, ऑन इनहेरिटेंस और डेथ हो जाएगा, रिलेटिव हो जाएगा, और हम लोगों का ये सारी चीज हो जाएगा सर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर है। अब हम लोग, मैं उसका इसके ऊपर सवाल बनाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट वीडियो में सर। ठीक है, अब इसको अच्छे से याद रखिएगा। क्लियर है सर। यहाँ पे एक बात मैं बता दिया हूँ, कितनी मूवेबल प्रॉपर्टी है, सिर्फ और सिर्फ ये। इसके अलावा अगर कुछ भी आएगा तो हम लोगों का टैक्सेबल नहीं है सर। लिखवा दो ना, भूल जाता हूँ मैं, लिखवा दो। और रिलेटिव का भी मतलब ना आप लिखवा दो सर। रिलेटिव का मतलब क्या होता है ये भी लिखवा दो। चलो तो एक चीज लिखवा देता हूँ यहाँ पे शॉर्ट में, ये एक ही बार बोर्ड में रहेगा ना तो अच्छा रहता है। चलो मैं यहाँ पे ना रिलेटिव का मतलब सिखा देता हूँ आपको। ठीक है, रिलेटिव का मतलब सर इतने छोटे जगह में हो जाएगा क्या? अरे कोशिश करेंगे, क्या ही दिक्कत है, हो जाएगा। हमको तो लगता है सर ऊपर का मिटा दो, बहुत जगह है ऊपर में। चलो ऊपर का मिटा देते हैं, और यहाँ पे मिटा दिए। ठीक है, चलो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग किसका मतलब, सैलरी का मतलब, सॉरी सैलरी बोल रहा हूँ मैं, किसका मतलब बता देता हूँ मैं आपको, रिलेटिव की मतलब क्या होता है। रिलेटिव सर, रिलेटिव का मतलब क्या होता है, हाँ ये बता दो। एक बार मैं बता दूं, रिलेटिव का मतलब अगर यहाँ पे सीख गए ना तो सर जिंदगी भर रिलेटिव का मतलब यही रहेगा। हर सब्जेक्ट में, किसी भी सब्जेक्ट में रिलेटिव का मतलब यही रहता है। तो सर रिलेटिव का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोगों का इंडिविजुअल जो होता है सर, इंडिविजुअल कौन होता है यहाँ पे, हमेशा इंडिविजुअल हमेशा हम लोग समझेंगे उसको जो एसएससी है, जो टैक्स पे कर रहा है। क्लियर है। तो सिंपल तरीका है सर, याद रखने का, पहले याद करा देता हूँ उसके बाद लिखवा देता हूँ। मैं इंडिविजुअल हूँ, ठीक है सर, मेरे भाई मेरे बहन, उनके हस्बैंड और वाइफ। क्लियर है सर। स्पाउस, ठीक है, स्पाउस मतलब हस्बैंड भी होते हैं वाइफ भी होते हैं। तो मैं इंडिविजुअल हूँ, मेरा भाई मेरी बहन, इन दोनों के हस्बैंड और वाइफ, मेरे पापा मेरे मम्मी पापा, उनके भाई और उनके बहन, तो उनके भी हस्बैंड और वाइफ। क्लियर है सर। मतलब क्या, मतलब मेरे पापा के साइड वाले चाचा जी, चाची जी, और बुआ जी, आंटी जी, फूफा जी। ठीक है, और इधर मम्मी के साइड के सर कौन हो जाएंगे, खाला, खालू, मामा, मामी, ये सारे लोग। वापस से बोल रहा हूँ, मैं इंडिविजुअल हूँ सर, मेरा भाई मेरी बहन, इन दोनों के स्पाउस, मेरे मम्मी पापा भी मेरे लिए क्या हो जाएंगे सर, रिलेटिव हो जाएंगे। मेरे मम्मी पापा के भाई और बहन, क्लियर सर, वो भी रिलेटिव हो जाएंगे। उनके स्पाउसेस भी मेरे रिलेटिव होंगे। मेरे मम्मी पापा के जो मम्मी पापा होते हैं सर, ग्रैंड पेरेंट्स, वो भी मेरे रिलेटिव होंगे। लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स के ब्रदर एंड सिस्टर नहीं। बात समझ में आ रही सर, उनके ब्रदर और सिस्टर नहीं। ये तो हो गया मेरे इंडिविजुअल के लिए। क्लियर है सर। अब मेरा स्पाउस के केस में आ जाइए, मतलब मेरी वाइफ के केस में। ठीक है सर, वाइफ के केस में क्या हो जाएगा, वाइफ के केस में भी यही सर, भाई और बहन, उनके हस्बैंड और वाइफ। क्लियर है। अब मेरी वाइफ के मम्मी पापा, क्लियर है सर, मेरे वाइफ के मम्मी पापा, उनके भाई बहन नहीं। क्लियर है ना, सिर्फ मेरे वाइफ के मम्मी पापा और मेरे वाइफ के मम्मी पापा के ग्रैंड पेरेंट्स। क्लियर है सर, सिर्फ यही लोग आएंगे, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। सर आपने भूल गया, कौन सा भूल गया सर, मेरे बच्चे भी कहाँ आएंगे, मेरे रिलेटिव्स में आएंगे, मेरे बच्चे और उनके स्पाउसेस। सर आप लिखवा दो, आपने कंफ्यूज कर दियो, याद तो करवा दियो लेकिन आप कंफ्यूज भी कर दियो। चलो देखो, इंडिविजुअल है, ठीक है सर, इंडिविजुअल में कौन हो जाएगा, मैं, तो मेरे क्या हो जाएंगे, मेरे भाई भी आ जाएगा और मेरे सिस्टर्स भी आ जाएंगे, मेरे ब्रदर, क्लियर है सर, और उनके स्पाउस। क्लियर है, मेरी सिस्टर और उनके स्पाउस मेरे रिलेटिव कहलाएंगे। क्लियर है। मेरे ऊपर कौन होते हैं, मेरे ऊपर सर मेरे मम्मी पापा, मदर एंड फादर सर, मेरे मदर एंड फादर जी, ठीक है सर, वो भी मेरे रिलेटिव कहलाएंगे। लेकिन मेरे मदर फादर के ब्रदर एंड स्पाउसेस भी मेरे रिलेटिव कहलाएंगे, ब्रदर एंड स्पाउस भी मेरे रिलेटिव कहलाएंगे। और मेरे मम्मी पापा के जो भाई बहन है, उनके भी जो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है सर, वो भी हम लोगों का क्या कहलाएंगे,
रिलेटिव कहलाएंगे। और मेरे मदर फादर के ग्रैंड पेरेंट्स कौन से ग्रैंड पेरेंट्स, यहाँ पे सब ग्रैंड पेरेंट्स आ जाते हैं, उनके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स ये सारे लोग भी आ जाते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं लीनियर असेंडेंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं सर? लीनियर असेंडेंट, मतलब LINEAL सर, लीनियर असेंडेंट। उनके मम्मी पापा, मेरे मम्मी पापा हैं सर, मेरे मम्मी पापा के बाद मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के बाद मेरे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है सर। इन लोगों के भाई बहन नहीं और नहीं इन लोगों के स्पाउसेस, यहीं तक का था सर, ठीक है। अब ये इंडिविजुअल हो गया। इंडिविजुअल के बाद कौन आता है सर? मेरी वाइफ आती है। वाइफ मतलब मान लीजिए अगर हम हस्बैंड है तो ये वाइफ हो जाएगी, और अगर ये वाइफ है तो ये हस्बैंड हो जाएगी सर। तो यहाँ पे स्पाउस है हम लोगों का। स्पाउस में भी कौन आता है? उनके ब्रदर्स आते हैं सर, और उनके स्पाउस आते हैं, ब्रदर्स और उनके स्पाउस आ जाएंगे। सिस्टर आती है मेरी वाइफ का, और उनके स्पाउस आ जाएंगे। क्लियर है सर? मेरे स्पाउस के मम्मी पापा जो है सर, वो भी रिलेटिव मायने किसके? मेरे सब किसकी बात कर रहा है? किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है सर? सब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है। क्लियर है ना सर? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है। मेरे मम्मी पापा, मेरे वाइफ के मम्मी पापा भी मेरे रिलेटिव होंगे, लेकिन मेरे वाइफ के मम्मी पापा के ब्रदर एंड सिस्टर ये सब मेरे रिलेटिव नहीं होने वाले। इनके जो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स है या ग्रैंड पेरेंट्स है, तो जिसको हम लोग लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट बोल देते हैं, तो ये भी मेरे क्या कहलाएंगे? रिलेटिव्स कहलाएंगे, ठीक है ना सर? याद रहेगा आप लोगों को, इनके मम्मी पापा नहीं। क्लियर है? अब हम दोनों की कौन हो जाएंगे सर? लीनियर डिसेंडेंट। तो ये कौन हो जाता है सर? लीनियर डिसेंडेंट में कौन आ जाता है? जैसे कि मान लो मेरा बेटा हो जाएगा सन, और मेरी डॉटर हो जाएंगी सर, ठीक है। और मेरी डॉटर के स्पाउस हो जाएंगे, और यहाँ पे मेरा सन का स्पाउस हो जाएगा। क्लियर है सर? मेरे डॉटर के स्पाउस हो जाएंगे और मेरे सन का स्पाउस हो जाएगा। तो ये सारे लोग क्या हो जाएंगे? किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटिव हो जाएंगे? इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटिव हो जाएंगे। तो इंडिविजुअल का भाई बहन उनके स्पाउस, इंडिविजुअल का भाई बहन उनके स्पाउस, इंडिविजुअल के मदर फादर उनके स्पाउस, और उनके मदर फादर उनके ब्रदर सिस्टर के स्पाउस, मदर फादर के ग्रैंड पेरेंट्स। क्लियर है सर? हम लोग यहाँ पे मेरी वाइफ मेरे स्पाउस के भाई बहन उनके स्पाउस, मेरे वाइफ सॉरी उनकी वाइफ नहीं, मेरे वाइफ के भाई बहन उनके स्पाउस भी मेरे रिलेटिव होंगे। सॉरी, स्पाउस की मम्मी पापा मेरे रिलेटिव होंगे, मम्मी पापा के दादाजी मेरी वाइफ की, ये भी मेरे रिलेटिव कहलाएंगे। क्लियर है? मेरी वाइफ के मम्मी की बहन, मेरी वाइफ के फादर के भाई, उनके स्पाउसेस मेरे रिलेटिव नहीं कहलाएंगे। सो सॉरी, ठीक है सर? तो ये क्या हो गया सर? रिलेटिव हो गया। क्लियर है? याद रहेगा आपको। एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, एक्सेप्ट दीज एनीथिंग, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी सर, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है सर? एनी मूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल, अगर किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा क्या होता है? रिसीव्ड होता है सर, तो वो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा सर? एग्जेम्प्ट, वो टैक्स नहीं लगेगा। क्लियर है ना? अदर देन दिस मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है सर? कंफ्यूज मत होइएगा। एनी मूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल इज एग्जेम्प्ट। जैसे कि एग्जांपल दे दो जो कि एग्जाम में पूछा भी जाए सर, जैसे कि रिस्ट वॉच, घड़ी मिल गया, फर्नीचर मिल गई, कहीं से आपको आईफोन मिल गया, है ना सर? कहीं से आपको लैपटॉप मिल गया, कहीं से आपको वेयरिंग अपैरल्स मिल गई, मतलब कपड़ा अच्छा सूट मिल गया सर, आपको बेल्ट मिल गया, तो ये सब क्या हो जाएगा? ये सब भी मूवेबल है, गिफ्ट के तौर पे मिला है, किसी से भी मिला हो, किसी भी ओकेशन पे मिला हो, कभी भी मिला हो, किसी भी ओकेशन पे मिला हो, तो ये सारी मूवेबल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट हो जाएगी। मतलब जो टैक्स होने वाला है सिर्फ 3 चीजें, मनी, इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी। एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं आप लोगों को, वो ये कि यहाँ पे जो 50,000 का लिमिट है, यहाँ पे जो 50,000 का लिमिट है, और यहाँ पे जो 50,000 का लिमिट है, ये सब मैं इंडिपेंडेंट देखूंगा। अगर मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मुझे कहीं से इमूवेबल प्रॉपर्टी भी मिल रहा है और मुझे कहीं से कैश भी मिल रहा है, तो इसके लिए अलग से 50,000 देखूंगा और इसके लिए अलग से 50,000 देखूंगा। और यहाँ पे जो है ना सर, ये पर प्रॉपर्टी की बात की गई है। किसकी बात की गई है सर? पर प्रॉपर्टी की बात की गई है यहाँ पे, ठीक है? अगर मुझे 2 प्रॉपर्टी मिल रहा है किसी से, तो मैं पर, अगर मान लो एक प्रॉपर्टी मुझे मिला 40,000 का और एक प्रॉपर्टी मुझे मिला 2 लाख रुपए का विदाउट कंसिडरेशन, तो पर प्रॉपर्टी में सर पहला जो 40,000 था वो अंडर द लिमिट है, तो ये टैक्स नहीं लगेगा हम लोगों का। जो दूसरा 2 लाख रुपए है सर, वो 50,000 से ज्यादा तो फुल्ली 2 लाख के ऊपर टैक्स लग जाएगा। बात समझ में आ रहा है?
तो पर प्रॉपर्टी के ऊपर भी देखना है हम लोगों को, प्लस इंडिपेंडेंट केस के तौर पे भी देखना है। कंफ्यूज मत होइएगा, सबको मिलाइएगा नहीं, लेकिन यहाँ याद रखिएगा यहाँ बहुत सारी चीजें हैं। अगर मुझे किसी से ज्वेलरी मिल रहा है या किसी से मुझे शेयर्स मिल रहा है सर, तो इन दोनों चीजों को क्लब करके हम लोग देखेंगे 50,000 से ज्यादा हो रहा है कि नहीं। अगर कंसिडरेशन पे करें तो वो डिफरेंस अमाउंट 50,000 से ज्यादा हो रहा है कि नहीं। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे भी, अगर मान लीजिए मेरा कोई दोस्त है, ठीक है, उसने मुझे शेयर्स गिफ्ट कर दिया, उसने मान लीजिए 600 का शेयर्स मुझे 400 में दे दिया, ठीक है, तो सर वो तो यहाँ पे आ जाएगा 200 के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ जाएगा हर एक शेयर्स को। अगर वो 50,000 से ज्यादा हो गया, पूरा हम लोग जितना भी नंबर ऑफ आप शेयर्स खरीद रहे हो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 200 से, तो अगर वो 50,000 से ज्यादा हो जाएगा तो टैक्स लग जाएगा। वेरी गुड, करेक्ट। लेकिन अगर जो मेरा दोस्त है जो मुझे शेयर्स दे रहा है, अगर वो मान लीजिए वो बिजनेस करता है, वो क्या करता है सर, शेयर्स का बिजनेस ही करता है वो, ठीक है ना, और उसने मुझे कोई शेयर्स दे दिया, ठीक है सर, तो उस केस में वो हम लोगों का गिफ्ट नहीं माना जाता। क्लियर है? तो मतलब होता है कि वो हमसे कम में खरीदा है, या हो सकता है ना सर शेयर्स के केस में कभी कभी होता है जनरली हम लोगों का कि कम में भी मार्केट में बेचना पड़ जाता है हम लोग का, तो इसीलिए हम लोगों का सर यहाँ पे टैक्स नहीं लगेगा। ये बात सोच करके, ये सारी चीजें कोई बताता नहीं, ये सब आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में एग्जाम का। क्लियर है सर? ये पूरा गिफ्ट का चार्ट है सर, इसके बाहर गिफ्ट आएगा ही नहीं सर। क्लियर है? बहुत अच्छे से समझाते हो आपको, फिर कभी कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। मिटा देता हूं सर इसको। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे छोटी छोटी बातें, अब सर बड़ी बड़ी बातें मेरी सारी खत्म हो गई है और मेरे को बहुत ज्यादा रिलीफ भी मिल रहा है कि मेरी सारी बड़ी बातें खत्म हो गई। मैं तो कहना चाहता हूँ कि सर ऑलमोस्ट 75 to 95 सर परसेंट मेरा जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कंप्लीट हो गया। अब जो है वो छोटी छोटी बातें जो मुझे आपको बतानी है। क्लियर है? जिसमें से सबसे पहला जो मैं बताने वाला हूँ सर, ये फुल्ली टैक्सेबल होने वाला है, फुल्ली टैक्सेबल होने वाला है। जैसे कि अच्छा चलो ये बता दो, इनकम फ्रॉम सब लेटिंग। सर ये तो पढ़ा चुके हो ना आप, कहाँ पे पढ़ाया हूँ मैंने, यहाँ पे पढ़ाया हूँ मैं आपका हाउस प्रॉपर्टी में मैंने पढ़ाया। कहाँ पढ़ाया सर मैंने? हाउस प्रॉपर्टी के केस में पढ़ाया कि अगर मैं हाउस प्रॉपर्टी किसी को प्रोवाइड कर रहा हूँ सब लेटिंग के केस में, तो वो कहाँ करके टैक्सेबल हो जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। फॉर्मेट क्या हो जाएगा इसका? फॉर्मेट हो जाएगा जितना भी मुझे रेंट मिला, जितना भी मुझे रेंट मिला वो अमाउंट हो जाएगा सर यहाँ पे, और लेस यहाँ पे मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ, एनी एक्सपेंसेस। कौन सा सर? एनी एक्सपेंसेस, एनी एक्सपेंसेस, ठीक है। तो जो भी एक्सपेंसेस करूंगा मैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने रेंट पे किया होगा, जैसे कि मैंने रिपेयर का खर्चा पे किया होगा, मान लो मैंने म्यूनिसिपल टैक्स दिया होगा, मान लो मैंने इंश्योरेंस दिया होगा, तो ये सारी चीजें की जो खर्चे हैं सर, ये सब खर्चा का बेनिफिट आपको मिल जाएगा और जो नेट अमाउंट आएगा वो आपका टैक्सेबल अमाउंट बन जाएगा, मतलब जिसके ऊपर टैक्स लगेगा। इसी के साथ साथ एक और टॉपिक होता है सर हम लोगों का, वो हो जाता है हम लोगों का रेंट रिसीव्ड फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी, फ्रॉम लेटिंग आउट प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी भी हम लोग कभी कभी लेट आउट करते हैं सर, या फिर हम लोग कभी कभी हम लोग बिल्डिंग भी लेट आउट करते हैं सर, ठीक है। तो उससे जो पैसा हम लोगों को मिल रहा है वो कहाँ आ जाएगा? हम लोगों का इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हम लोगों को सर जब प्लांट एंड मशीनरी हम लोग लेट आउट कर रहे हैं तो हम लोग का जो रेंट रिसीव होगा वो अमाउंट आएगा यहाँ पे, प्लस माइनस क्या क्या कर सकते हैं सर? माइनस कर सकते हैं हम लोग इंश्योरेंस माइनस कर सकते हैं, कभी कभी हम लोग इंश्योरेंस कराए होंगे उसके ऊपर का रिपेयर हम लोग माइनस कर सकते हैं सर। यहाँ पे हम लोग उसका डेप्रिसिएशन जो एज पर इनकम टैक्स होगा सर हम लोगों का, वो वाला हम लोग माइनस कर सकते हैं यहाँ पे सर। और कोई भी तरीके का फायर का इंश्योरेंस करवा दिया उसके ऊपर, या फिर कोई तरीके का खर्चा करवाया सर, तो वो सारे खर्चा हम लोग यहाँ पे माइनस कर सकते हैं सर। याद रहेगा आपको एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे याद रखना सर कि नो कैपिटल रिपेयर सर, कैपिटल रिपेयर आपका खर्चा अलाउड नहीं होगा, कैपिटल रिपेयर का खर्चा अलाउड नहीं होगा, नॉट अलाउड सर। क्लियर है ना? कैपिटल रिपेयर का खर्चा अलाउड नहीं होगा सर। क्लियर है यहाँ पे? हाँ सर क्लियर है। अब आगे बढ़ो, और क्या चीजें हैं सर? अब छोटी छोटी बातें, अब कितनी बातें? छोटी छोटी बातें, जैसे कि डायरेक्टर सिटिंग फी। क्या है सर? डायरेक्टर सिटिंग फी। हाँ सर ये तो आपने बताया ही था, कौन से चैप्टर में बताया था सर आपने? ये डायरेक्टर सिटिंग फी कौन से चैप्टर में बताया सर आपने? सैलरी वाले चैप्टर में बताया था, ठीक है सर। और दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या चीज हो जाता है सर? इंटरेस्ट ऑन एफडी, इंटरेस्ट ऑन एफडी, इंटरेस्ट ऑन एफडी, ये भी क्या हो जाएगा सर हम लोगों का? टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। क्लियर है सर? और दूसरा क्या हो जाएगा? तीसरा क्या हो जाएगा सर? इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, ठीक है। ऑन बैंक सर, किसकी बात कर रहा हूँ सर? आप इतना स्पेसिफिकली क्यों लिख रहे हो? क्योंकि इसके बाद वाला जो लिख रहा हूँ ना सर, उससे आपका माथा घूम जाएगा। वो क्या लिखने वाले हो सर? इसके बाद जो मैं लिखने वाला हूँ वो लिखने वाला हूँ कि इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट। तो इस केस में जो हम लोगों को यहाँ पे सर इंटरेस्ट मिल रहा है ना, ये एग्जेम्प्ट होता है। ये क्या होता है सर? हम लोगों का एग्जेम्प्ट होता है। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में जो हम लोगों का इंटरेस्ट मिलता है वो क्या होता है सर?
एग्जेम्प्ट होता है। बात समझ में आ रहा है? ये जो नॉर्मल बैंक है इसमें क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। इसमें क्या हो जाता है, टैक्सेबल हो जाता है। ये क्या होता है, टैक्सेबल होता है। ये इंटरेस्ट ऑन एफडी में कभी कभी खर्चा, दिमाग देखो सर, कभी कभी क्या होता है, लॉजिकल सोच करके देखो ना, जनरली रियल लाइफ की बातें करेंगे सर सारी चीजें, ठीक है ना। ऐसा होता है कि मान लो हम लोगों का जो एफडी है सर, एफडी के नाम पे हम लोगों का जितना भी एफडी हम लोगों का एफडी, उसमें जो भी इंटरेस्ट हम लोगों का सर कंपाउंडिंग हो रहा है, हम लोग उसके बेसिस में बैंक से लोन भी उठा सकते हैं। आपको पता ना सर, हम लोग उसके बेसिस में लोन भी उठा सकते हैं। तो आप सपोज करो मेरा ना सर 25 लाख का एफडी था, उस पे इंटरेस्ट आके 25 लाख हो गया, क्लियर है ना सर। अब उस पे ना मैंने उसको क्या किया, मैंने उसको ना ये नहीं करवाया सर, मैंने उसको कैश आउट नहीं करवा करके मैंने क्या कर दिया, उसी के बेसिस में मैंने एक नया लोन ले लिया। अब मैंने नया लोन ले लिया मान लो 20 लाख रुपए का 10% के ब्याज पे, तो मेरा 20,000 का 2 लाख रुपए का ब्याज चला जाएगा सर, क्लियर है। अब मान लो मेरा इंटरेस्ट जो एफडी से आने वाला है वो हम लोगों का 5 लाख रुपया, और इंटरेस्ट जो आने वाला सर एफडी पे वो मेरा 5 लाख रुपया, लेकिन एफडी के अमाउंट के बेसिस पे मैंने क्या कर दिया, नया लोन ले लिया, जिसकी वजह से मुझे उसके ऊपर भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, वहां पे 2 लाख रुपए पे करना पड़ेगा। तो सर यहाँ पे रिसीव्ड 5 लाख रुपए और इंटरेस्ट ऑन एफडी, और इसी पे हम लोगों का सर इंटरेस्ट ऑन लोन भी पे करे 2 लाख रुपया, तो क्या सर नेट अमाउंट 3 लाख रुपीस का बेनिफिट मिलेगा, मतलब 3 लाख के ऊपर टैक्स लगेगा। सरकार बोलती नहीं बाबू ऐसा करने नहीं देंगे हम एफडी पे ऐसा करने नहीं देंगे, क्योंकि आप जनरली उसे ऐसा करते नहीं हो। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन एफडी पे फुल्ली टैक्सेबल लगाते हैं। क्या लगाते हैं सर, फुल्ली टैक्सेबल लगाते हैं। अगर सवाल में आपको कभी दे दे कि एफडी के ऊपर हम लोगों ने इंटरेस्ट कमाया और एफडी के बेसिस से हम लोगों ने नया लोन लिया और वहां पे हम लोगों ने लोन पे किया 2 लाख रुपए का, और इंटरेस्ट आपका एफडी से 5 लाख आया, तो 3 लाख के ऊपर टैक्स लगेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, पूरे 5 लाख के ऊपर टैक्स लगेगा। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? हाँ, ऐसा केस अगर हो, ऐसा केस अगर रिवर्स कर दे केस, तो क्या हो जाएगा कि मान लो मैंने लोन लिया किसी से, लोन लेने के बाद मैंने उस अमाउंट को एफडी करवा दिया, ठीक है। मैंने लोन लिया किसी से, लोन लेने के बाद मैंने उसको क्या कर दिया, एफडी करवा दिया। एफडी करवाने के बाद मैंने इंटरेस्ट कमाया, तो गवर्नमेंट आ गई बोली कि तुमने इंटरेस्ट कमाया है, टैक्स तो लगेगा, इनकम हो गया। मैं बोलूंगा कि सर टू अर्न दिस इंटरेस्ट इनकम आई हैव टेकन अ लोन। बात समझ में आ रही है ना सर, आपको समझ में आ रही कि नहीं? गवर्नमेंट को मैं बोल रहा हूं, आपको नहीं बोल रहा हूं, मैं गवर्नमेंट को बोल रहा हूं कि ये एफडी पे इंटरेस्ट कमाने के लिए मैंने लोन लिया है, और लोन पे मैं ब्याज भी पे करता हूं। तो गवर्नमेंट बोलेगी ठीक है, अगर ऐसा केस है तो अब वाले इंटरेस्ट ऑन एफडी पे आप इंटरेस्ट ऑन लोन जो पे किए हैं वो माइनस कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा केस है कि एफडी के नाम पे आप इंटरेस्ट उठा रहे हो, एफडी के नाम पे आप नया लोन ले रहे हो, तो उस केस में इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। याद रखिएगा सर, कोई बताता नहीं है ये सारी चीजें, ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको फ्यूचर में भी बेनिफिट हो, प्लस रियल लाइफ एग्जांपल सीखने में मजा आता है ना सर। ये सारी चीजें हो गई। अब सर हम लोगों का क्या आ जाता है, अब आया था सर रेंट फ्रॉम वेकेंट लैंड। रेंट फ्रॉम वेकेंट लैंड, जो खाली जमीन है सर, जो कि हाउस प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी में वही आता है जो जमीन में 4 दीवारें होती है, क्लियर है सर। तो कहां आ जाएगा हम लोग का, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। और क्या चीजें हैं सर हम लोग के लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ सकती है, और हो सकता है हम लोग का रॉयल्टी इनकम। एक इंपॉर्टेंट रॉयल्टी इनकम से भी बहुत इंपॉर्टेंट सर, जो मैं ब्लू पेन से लिखना चाहता हूं, बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं। और क्या होता है सर, एग्रीकल्चर इनकम। सर एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जेम्प्ट होता है, हाँ इनकम एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन मैं इंडिया से कमाने वाली इनकम की बात नहीं कर रहा हूँ। एग्रीकल्चर इनकम आउटसाइड इंडिया, अर्न फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, बाहर से मैं कमाया हूँ सर। मेरा जापान में, बांग्लादेश में, नेपाल में, ढाका में, पाकिस्तान में, ये सब जगह में मेरा क्या था, जमीन था, जहां से मैं पैसा कमा रहा हूँ। तो वो कहाँ आ जाएगा सर हम लोग का, अदर सोर्सेज में आ जाएगा। ये सर टैक्सेबल है ये सर, ठीक है। लेकिन अगर एग्रीकल्चर इनकम अर्न फ्रॉम इंडिया होगा तो वो क्या हो जाएगा सर, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और उसके बाद सर आप अभी रॉयल्टी लिख लेते हैं, चलो लिख देते हैं रॉयल्टी इनकम। अगर रॉयल्टी इनकम हम लोगों ने कमाया तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आकर के अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा, क्लियर है। ये सारी चीजें स्पेसिफिकली कहां आती है सर, हम लोगों का अदर सोर्सेज में आता है। आई होप मैंने सारी चीजें कवर कर ली है। एक बार मैं देख लेता हूं, दो बातें हैं सर वो मैं लिख देता हूँ, वो भी सर हमको लगता है कि आपको पता है, लेकिन फिर भी मेरे लिखने से चलेगा, लिख देता हूँ मैं ताकि वो सारी चीजें कंप्लीट हो जाए। 2 बातें हैं सर। सबसे पहला बात हो जाएगा हम लोगों का सैलरी, जो कि मैंने आपको बताया भी है, सैलरी ऑफ एमपी एमएलए,
एमपी हो गया सर, एमएलए हो गया, इन लोगों की जो सैलरी होती है ये कहाँ टैक्सेबल होता है हम लोगों का, अदर सोर्सेज में आकर के टैक्सेबल होता है। बात समझ में आ रही है, अदर सोर्सेज में आकर के टैक्सेबल होता है। सैलरी में क्यों नहीं होता सर, बताया था ना, एमएलए एमपी ये सब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल होते हैं। बात समझ, रोपा एक्ट के हिसाब से रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल होते हैं। बात समझ में, पॉलिटिकल पार्टी में रजिस्ट्रेशन एक्ट है सर, उसके हिसाब से। और एक और हो जाता है जो कि कभी कभी पूछ लेता है सर, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ ब्लू पेन से। वो क्या है सर, वो है हम लोगों का इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड। इनकम टैक्स रिफंड, कभी कभी हम लोग सर ज्यादा इनकम टैक्स दे देते हैं तो हम लोग का रिफंड बनता है, तो गवर्नमेंट रिफंड देती है। अगर वो टाइम पे नहीं देती है तो वो उसके ऊपर ब्याज देती है। वो क्या देती है सर, उसके ऊपर ब्याज देती है। तो वो जो ब्याज होगा हम लोगों का, वो भी हम लोगों का क्या हो जाएगा सर, अदर सोर्सेज में आकर के टैक्सेबल हो जाएगा। इसके बाहर सर आपका कोई भी सवाल अदर सोर्सेज से पूछेगा ही नहीं, कोई भी सवाल अदर सोर्सेज से पूछेगा ही नहीं। बात समझ में आ रहा सर, क्लियर है? कोई भी सवाल हम लोगों का अदर सोर्सेज से पूछेगा ही नहीं। क्लियर है सर? आगे बढ़ते हैं, टॉपिक कंप्लीट हो गई पूरा। अब सिर्फ और सिर्फ सम्स करेंगे सर। तो नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ सम्स। और अगर सम्स करते वक्त कुछ नया पार्ट याद आ गया सर तो वो मैं आपको वहीं पे बता दूंगा, लेकिन आई होप हमको लगता नहीं है कि आपको बताना पड़ेगा, सारी चीजें मैं कवर करवा दूंगा। थैंक यू सो मच सर। आप लोग तुरंत नेक्स्ट वीडियो देख लो और चैनल को सब्सक्राइब करो सर, अगर फ्यूचर में भी आप लोगों को वीडियोस चाहिए तो। बाय।